हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम क्लास 12th का बायोलॉजी का पहला सेट 2025 का केजी स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन का है, लघु बीजाणु धानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर होगा टेपिटम। टेपिटम को लघु बीजाणु धानी की सबसे आंतरिक परत को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होते हैं कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा वीर निषेचन। तीसरा क्वेश्चन है, जीवाणु भोजी विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ होता है? इसका राइट आंसर होगा डीएनए व आरएनए। पहले का क्वेश्चन है, आणविक कैंची है? पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस, दूसरा है प्रतिबंधन एंजाइम, तीसरा है पॉलीमरेज, चौथा है लाइगेज। इसका सही आंसर होगा प्रतिबंधन एंजाइम। दूसरे का पहला क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा अंडाशय से अंडाणु जब निकलकर अंडवाहिनी में चला जाता है तो उसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडाशय से अंडाणु जब निकलकर अंडवाहिनी में चला जाता है तो उसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। शॉर्ट का दूसरे का क्वेश्चन है, पारितंत्र के किसी एक अपघटक का नाम लिखिए। इसका राइट आंसर होगा जीवाणु और कवक। दूसरे का क्वेश्चन है, मानव में पाए जाने वाले किसी एक बाह्य परजीवी का नाम लिखिए। इसका राइट आंसर होगा मानव में पाए जाने वाला एक बाह्य परजीवी, जैसे जूं। दूसरे का क्वेश्चन है, डीएनए के किन्हीं दो क्षारों का नाम लिखिए। डीएनए के दो क्षार एडेनिन और ग्वानिन। थाइमिन, साइटोसिन। डीएनए के मुख्यतः चार क्षार होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। जिसमें तो पूछा गया तो आप एडेनिन और थाइमिन लिख लीजिए। दूसरे का क्वेश्चन है, मॉर्गन ने अपने प्रयोग हेतु फल मक्खी का चयन क्यों किया? दो कारण लिखिए। इसका राइट आंसर होगा, पहला इनका छोटा जीवन चक्र और तेजी से जनन, दूसरा होगा बड़ी संख्या में संतानें और सरल रख रखाव। तीसरे का क्वेश्चन है, आनुवांशिकी को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर होगा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकी कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकी कहलाता है। तीसरे का क्वेश्चन है, वर्णनाता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप रंगों को ठीक से नहीं देख पाते हैं या उनमें अंतर करने में कठिनाई होती है। यह आमतौर पर जन्मजात होता है और पुरुषों में अधिक पाया जाता है। इसका मुख्य कारण रेटिना में मौजूद रंग पहचान करने वाले संकु कोशिकाओं की कमी होती है। प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का प्लाज्मोडियम की किन्हीं दो जातियों का नाम लिखिए। इसका पहला आंसर होगा फेलिसीफेरम और दूसरा होगा वाइबैक्स। पहला है फेलिसीफेरम, दूसरा है वाइबैक्स। प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का है, सकल प्राथमिक उत्पादकता एवं नेट प्राथमिक उत्पादकता में विभेद कीजिए। सकल प्राथमिक उत्पादकता यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादित कुल कार्बनिक पदार्थ की दर है। नेट प्राथमिक उत्पादकता वह कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों द्वारा श्वसन में उपयोग करने के बाद उपभोक्ता के लिए उपलब्ध रहता है। NPP = GPP - R। नेट प्रोडक्ट
कुल ग्रास प्रोडक्ट में से श्वसन दर को हम माइनस कर देंगे तो हमें नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त हो जाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का अंगा है, आहार जाल पर टिप्पणी लिखिए। इसका राइट आंसर होगा, यह किसी पारितंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं एक जटिल नेटवर्क होता है जो ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है, जहां एक जीव कई प्रकार के भोजन स्रोतों पर निर्भर हो सकता है। यह किसी पारितंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल नेटवर्क होता है जो ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है, जहां पर जीव कई प्रकार के भोजन स्रोतों पर निर्भर हो सकते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। चौथे का है, परागण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसका राइट आंसर होगा, परागण जब किसी पुष्प का परागकण निकल कर किसी दूसरे पुष्प या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागण परागकोश में स्थित होते हैं। ये डायग्राम बना लीजिएगा। स्वपरागण और परपरागण में विभेद समझाया गया है। चौथे का खा नंबर का क्वेश्चन, स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। आप पहले इस चित्र को बना लेंगे, फिर इसके प्रत्येक अंग के बारे में लिखना है। इसके प्रत्येक भाग के बारे में अलग अलग हेडिंग करके लिखना है। पहला हेडिंग है अंडाशय। मादा में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा के नीचे भाग में दोनों तरफ स्थित होता है। यह मादा जनन तंत्र का मुख्य भाग है। इसमें अंडाणुओं का निर्माण तथा अंतःस्रावी हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है। दूसरी हेडिंग है अंडवाहिनी। अंडाशय के पीछे एक कीप जैसी संरचना होती है जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। अंडाशय में निर्मित अंडाणु अंडवाहिनी के द्वारा ही गर्भाशय तक पहुंचते हैं। अंडवाहिनी में ही निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है। तीसरा हेडिंग है गर्भाशय। इसकी संरचना एक उल्टे नाशपाती के आकार की होती है। यह शुक्राणुओं को अंडवाहिनी तक ले जाने का कार्य करता है। गर्भाशय से ही भ्रूण का भरण पोषण होता है। गर्भाशय में पीछे की ओर एक सकरी नलिका खुली है जिसे ग्रीवा कहते हैं। वजाइना, यह मादा का बाह्य जननांग होता है जो एक लचीली मांसपेशी से बना होता है। यह शुक्राणुओं को ग्रहण कर गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। चौथे का क्वेश्चन है, केंद्रक में पाए जाने वाले आरएनए पॉलीमरेज के कार्य का वर्णन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा अनुलेखन शुरू करना। दूसरा पॉइंट है आरएनए श्रृंखला का निर्माण करना। तीसरा पॉइंट है अलग अलग प्रकार के आरएनए का संश्लेषण करना। पहला, आरएनए पॉलीमरेज द्वारा राइबोसोम आरएनए का निर्माण करना। दूसरा, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड द्वारा मैसेंजर आरएनए का निर्माण करना। तीसरा, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की सहायता से ट्रांसफर आरएनए का निर्माण करना। प्रश्नोत्तर संख्या चौथे का है, LAB का पूर्ण रूप लिखिए एवं इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। LAB, इसका राइट आंसर होगा LAB का पूरा नाम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का महत्व। पहला हेडिंग है भोजन उत्पादन। लैक्टो एसिड बैक्टीरिया का महत्व प्रयोग करके दूध को दही में बदलने में मदद करते हैं, जिससे भोजन का संरक्षण होता है और इसमें पोषक तत्व की वृद्धि होती है। दूसरा हेडिंग है पाचन में सहायता। ये बैक्टीरिया मानव पाचन तंत्र में स्वस्थ
सूक्ष्म जीवों के विकास को बढ़ावा देते हैं और खराब सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, जिससे पाचन तंत्र स्वच्छ रहता है। तो एक का क्वेश्चन है, टैग पॉलीमरेज क्या है, जैव प्रौद्योगिकी में इसका क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर होगा टैग पॉलीमरेज। यह एक एंजाइम है जिसका उपयोग पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में डीएनए के प्रावर्धन के लिए किया जाता है। यह उच्च तापमान पर भी कार्य कर सकता है। कार्य जैव प्रौद्योगिकी में इसका कार्य डीएनए की लाखों प्रतियां बनाना है, जिससे डीएनए के एक विशिष्ट खंड का अध्ययन करना आसान हो जाता है। यह एंजाइम विभिन्न अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण है, जैसे आनुवंशिकी निदान में। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा है, सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक उपयोग पर संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा सूक्ष्म जीवों का औद्योगिक उपयोग निम्न प्रकार है। पहला, मादक पेय पदार्थ, बियर, विस्की, रम जैसे पेय पदार्थों के उत्पादन में खमीर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। दूसरा है एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक जैसे पेनिसिलिन के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। तीसरा पॉइंट है कार्बनिक अम्ल, कई फफूंद और जीवाणु किण्वन के माध्यम से सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और अन्य कार्बनिक अम्लों का उत्पादन करते हैं। पांचवें का ग है रूपांतरीय सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। इसका राइट आंसर होगा ओसवाल्ड एवरी, मैकलियोड तथा मैकार्टी ने रूपांतरित सिद्धांत के जैव रासायनिक प्रकृति की खोज की। इन्होंने बताया कि ताप मृत उग्र जीवाणु के डीएनए ने अनुग्र जीवाणु के डीएनए को रूपांतरित कर दिया। उन्होंने देखा कि प्रोटोएज और आरनेज से रूपांतरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु डीनेज के प्रयोग से यह अवरुद्ध हो जाता है। अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। पांचवें का घ क्वेश्चन है, मानव में बैक्टीरिया जनित 2 रोगों पर संक्षेप में परिचय दीजिए। इसका राइट आंसर होगा मानव में बैक्टीरिया जनित 2 रोग निम्न हैं। पहला है टाइफाइड बुखार। टाइफाइड रोग साल्मोनेरा टाइफी नामक जीवाणु से होता है। यह रोग प्रायः 1 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में होता है। इस रोग का संचरण घरेलू मक्खी के कारण संक्रमित भोजन होता है। संक्रमित भोजन खाने से होता है। टाइफाइड रोग के निम्न लक्षण हैं, मानसिक पीड़ा तथा टाइफाइड ज्वर जो दोपहर के बाद अपने चरम पर होता है। संक्रमण के प्रथम सप्ताह के प्रत्येक दिन शारीरिक ज्वर में वृद्धि होती जाती है। दूसरा है साधारण बुखार। यह अनेक प्रकार के विषाणु द्वारा होता है। यह अधिकांशतः राइनो विषाणु या कभी-कभी कोरोना विषाणु द्वारा होता है। लक्षण, इस रोग के प्रमुख लक्षण में श्वास मार्ग की श्लेष्मी कला में सूजन, नासा छिद्र में कड़ापन, छींक, गले में खराश, श्वास लेने में तकलीफ तथा नाक का बहना आदि शामिल है। छठवें का क्वेश्चन है, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव
की भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया और कवक कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने का काम करते हैं, जिससे पानी को साफ किया जा सके। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से जैविक उपचार के द्वितीयक चरण में होता है, जहां वाहित मल को वायवीय टैंकों में प्रवाहित किया जाता है। वहां ऑक्सीजन की मदद से सूक्ष्मजीव कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करते हैं, जिससे पानी की जैव रासायनिक ऑक्सीजन भाग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाता है। वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीवों की भूमिका। पहला हेडिंग है कार्बनिक पदार्थ का अपघटन। सूक्ष्मजीव वाहित मल के मौजूद ठोस और तरल कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्मजीव वाहित मल में मौजूद ठोस और तरल कार्बनिक पदार्थों को सरल अहानिकारक पदार्थों में तोड़ते हैं। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में कमी। सूक्ष्मजीव कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं, जिससे पानी में ऑक्सीजन की आवश्यकता कम हो जाती है और पानी साफ हो जाता है। तीसरी हेडिंग है ऊर्जा उत्पादन। आपका सूल्डेज को अवायवीय जीवाणु तोड़ते हैं, जिससे बायोगैस बनती है। इस बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। छठे का क्वेश्चन है पुनर्योगज DNA तकनीक में प्रतिबंधन एंजाइम की क्या भूमिका है। इसका राइट आंसर होगा प्रतिबंधन एंजाइम एक एंजाइम है जो DNA के अणुओं को एक विशिष्ट अनुक्रम में काटता है। इसे आणविक कैंची चाकू भी कहते हैं। यह DNA को पॉलिंड्रोमिक अनुक्रमों पर काटता है। प्रतिबंधन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, दूसरा प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम। पहला प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम यह DNA को मध्य भाग से काटता है। दूसरा प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम यह DNA को सिरों पर काटता है। छठवें का क्वेश्चन है बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए। इसका राइट आंसर होगा बीटी कपास, बीटी कॉटन। बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस जीवाणु की कुछ प्रजातियों द्वारा ऐसे विषाक्त प्रोटीन जीव विष का निर्माण किया जाता है जो विशिष्ट वर्ग के कीटों जैसे कोलीअट्रॉन तथा डिप्टेरॉन को मारने में सहायक होती हैं। यह जीवाणु अपने जीवन काल की विशिष्ट अवस्था में इस विषाक्त प्रोटीन के रंगों का निर्माण करता है। ये विषाक्त प्रोटीन स्वयं जीवाणु को खत्म नहीं करता, क्योंकि यह परविष प्रोटॉक्सिन के रूप में निर्मित होता है। इस विषाक्त जीव विष का निर्माण जिस जीन द्वारा किया जाता है उसे क्राई नाम दिया गया है तथा निर्मित प्रोटीन की क्राई प्रोटीन कहते हैं। जब कोई कीट इस पादप को खाता है तो निष्क्रिय जीव विष कीट की आहार नाल में पहुंचकर क्षारीय पीएच के कारण अपनी सक्रिय अवस्था में बदल जाता है, जो इसकी घुलनशील अवस्था होती है। यह सक्रिय विष कीट की आंत की उपकला कोशिकाओं के साथ जुड़कर उसमें छिद्र का निर्माण कर देता है। इस कारण कोशिकाएं फट जाती हैं, वह कीट की मृत्यु हो जाती है। बीटी विष भी अनेक प्रकार के होते हैं। छठवें का क्वेश्चन है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या महत्व है।
इसका राइट आंसर होगा पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग डीएनए के एक विशिष्ट हिस्से को लाखों अरबों प्रतियों बनाने के लिए किया जाता है। यह आणविक जीन विज्ञान और अन्य संबंधित क्षेत्रों में कई अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक है। इसका महत्व विभिन्न क्षेत्रों में है जिसमें आनुवंशिक रोगों का निदान, फोरेंसिक साइंस, डीएनए फिंगरप्रिंट और संक्रमण रोगों का पता लगाना शामिल है। सातवें का क्वेश्चन है, आवर्तबीजी पादप में मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा मादा युग्मकोद्भिद का विकास बीजांड की संरचना के अंदर बीजांड काय ऊतक में गुरु बीजाणु कोशिका पाई जाती हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है जिसमें 3 नष्ट हो जाते हैं। एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। एक ही क्रियात्मक गुरु बीजाणु से भ्रूणपोष के निर्माण को एक बीजाणु भ्रूणपोष परिवर्धन या पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोष परिवर्धन कहते हैं। इसे सर्वप्रथम स्ट्रासबर्ग ने पॉलीगोनम पादप में बताया था। क्रियात्मक गुरु बीजाणु ही भ्रूणपोष या मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण के लिए प्रथम कोशिका है। मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणपोष का निर्माण इसको आप देख लीजिए, ऐसे बना लीजिएगा। इसमें 3 बार समसूत्री विभाजन हो रहा है। इसको तो ऐसे देख के आराम से बना लीजिएगा। इसी तरह से गुरु बीजाणु धानी के अंदर ही एक गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूणपोष का निर्माण करता है। एक प्रारूपी आवर्तबीजी भ्रूणकोष 7 कोशिका तथा 8 केंद्रीय होता है। सातवें का 8वां क्वेश्चन है, परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा परिवार नियोजन की विभिन्न विधियां निम्न हैं। पहला, परिवार नियोजन। परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। परिवार नियोजन की विधियां। परिवार नियोजन की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। पहला, अस्थायी विधि। इसमें परिवार नियोजन के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला है निरोध। लैंगिक संपर्क के समय पुरुषों को निरोध का प्रयोग करना चाहिए, इससे गर्भधारण नहीं होता। दूसरा, लूप अथवा कॉपर टी। महिलाओं को परिवार कल्याण केंद्र पर जाकर अपने जनन पथ में लूप या कॉपर टी लगवा लेना चाहिए, इससे भी गर्भधारण नहीं होता। तीसरा है गर्भ निरोधक गोलियां। स्त्रियों के लिए अनेक गर्भ निरोधक गोलियां मिलती हैं जैसे माला डी, माला एन, सहेली आदि। इनसे भी कोई भी गोली प्रतिदिन या साप्ताहिक खाने से गर्भधारण नहीं होता। चौथी विधि है गर्भ निरोधक सुई। स्त्रियां गर्भ निरोधक सुई भी लगवा सकती हैं। अस्थायी विधि। पुरुष अथवा महिला शल्य चिकित्सा द्वारा गर्भधारण की संभावना को पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। पुरुषों में इसे नसबंदी तथा महिलाओं में नलबंदी कहते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 8वां है, अनुलेखन क्या है? बैक्टीरिया में अनुलेखन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा अनुलेखन डीएनए में एक रज्जुक से आनुवांशिकी सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण
करने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। अनुलेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत डीएनए से आनुवंशिक सूचनाएं एमआरएनए में स्थानांतरित होती हैं। बैक्टीरिया में अनुलेखन की प्रक्रिया। जीवाणु में एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है जो विभिन्न आरएनए जैसे एमआरएनए, टीआरएनए एवं आरआरएनए के अनुलेखन को उत्प्रेरित करता है। अनुलेखन के निम्न पद हैं। पहला है प्रारंभन, दीर्घाकरण, समापन। पहला हेडिंग है प्रारंभन। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को सिग्मा कारक सक्रिय बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को सिग्मा कारक सक्रिय बनाता है, जिसके कारण डीएनए के उन्नयन प्रोमोटर स्थल की पहचान करके आरएनए पॉलीमरेज को इसके स्थान जोड़ता है एवं अनुलेखन को प्रारंभ करने में सक्रिय रूप से भाग लेता है। ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा। दूसरा हेडिंग है दीर्घीकरण। आरएनए पॉलीमरेज के प्रोमोटर से तीसरा हेडिंग है समापन। जब आरएनए पॉलीमरेज समापन क्षेत्र पर पहुंचता है तो एक विशेष समापक कारक रो की उपस्थिति में एमआरएनए का संश्लेषण समाप्त हो जाता है। इस प्रकार नवनिर्मित एमआरएनए एवं आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाते हैं और अनुलेखन का समापन हो जाता है। आठवें का 8वां क्वेश्चन है जैविक विकास पर एक निबंध लिखिए। ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। जैविक विकास पर निबंध। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के उत्पत्ति, उसके पूर्वजों का इतिहास तथा उसमें समय समय पर हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, जैव विकास कहलाता है। पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्रणालियों का विकास प्रारंभ में पाई जाने वाली सरल प्रणालियों में परिस्थितियों एवं वातावरण के अनुसार होने वाली इस परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। जीवन की उत्पत्ति के प्रमाण पहली बार आर्कियोलॉजिक पीरियड में मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रथम जीव का विकास आज से लगभग 3 से 4 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ये पूरा सेट आपका ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।